हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीआर क्लासेस। क्या हाल है आप सबके? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज से हम हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं एंड हिस्ट्री की ये आज हमारी पहली क्लास है और यहाँ पे हम मैराथन सेशंस करेंगे। आपके जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं, अगर वहाँ पे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल आपके सिलेबस में मेंशन है तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। स्पेसिफिकली जो आपका अपकमिंग एग्ज़ाम्स है 15 मार्च को फॉरेस्ट इंस्पेक्टर का एंड देन एफपीएफ एंड नर्सिंग एड, उन सभी एग्ज़ाम्स में ये टॉपिक्स जो हैं अलग से मेंशन्ड है। सो इसीलिए क्लास आपके लिए काफ़ी रेलिवेंट है। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का आज ये पार्ट 1 हम यहाँ पे करेंगे बिकॉज आपके सिलेबस में 10 to 12 टॉपिक्स मेंशन है। सो एक ही क्लास में सभी टॉपिक्स को कवर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सो इसीलिए आज हम यहाँ पे पार्ट 1 करेंगे एंड देन हम नेक्स्ट मैराथन में पार्ट 2 को पूरा कंप्लीट कर देंगे। आज की क्लास में हम टॉप 50 एमसीक्यूज करेंगे एज वेल एज जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वही हम यहाँ पे कवर करेंगे। और अब हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एंड गाइस इससे पहले ना हमने मॉर्निंग में एक सेशन लाया था। मॉर्निंग में मैंने आपको मैराथन सेशन दिया है सिविक्स के ऊपर, जो आपका फॉरेस्ट इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम है उसके रिलेटेड क्लास आई हुई है, बट आपने शायद वो क्लास नहीं देखी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, आप वहाँ पे उसको देख सकते हैं। एंड जीके की जो प्लेलिस्ट है उसमें जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है। जितने भी एमसीक्यूज़ बनते हैं उस टॉपिक से वहाँ से आप वो देख भी सकते हैं। फाइन, अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द स्प्रेड ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक, सो ये स्टेटमेंट्स है। फाइन, रिवोल्ट ऑफ 1857 जो है उसके रिलेटेड हमने यहाँ पे स्टेटमेंट्स देखनी है। जेकेएसएसबी का जो लेवल है ना अब वो हाई हो रहा है। अब वो वन लाइनर्स के बजाय जो स्टेटमेंट फॉर्म्स होते हैं ज़्यादातर क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं। अब हमने देखना है कि जो रिवोल्ट है वो शुरू हुआ था मेरठ से ऑन 10 मई 1857। ये स्टेटमेंट एब्सोल्युटली करेक्ट है। आफ्टर द आउटब्रेक द रिबेल्स मार्च टू दिल्ली एंड डिक्लेयर्ड बहादुर शाह सेकंड एज द एम्परर ऑफ इंडिया, ये भी ठीक है। 10 मई 1857 को मेरठ से स्टार्ट हुआ था रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड जो रिबेल्स थे जो ये रिवोल्ट कर रहे थे वो दिल्ली की तरफ गए एंड जो बहादुर शाह जफर थे जो कि मुगल एम्परर थे उनको डिक्लेयर कर दिया एज एम्परर ऑफ इंडिया। फाइन, एंड ये जो रिवोल्ट है द रिवोल्ट स्प्रेड टू ऑल रीजन्स ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग पंजाब एंड साउथ इंडिया। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है बिकॉज ये जो रिवोल्ट था इसका जो फेलियर का एक वन ऑफ द मेन रीज़न ये भी था कि जो ये रिवोल्ट था ना ये ज़्यादा स्प्रेड नहीं हुआ, ये काफ़ी लिमिटेड रीजन्स तक ही रहा। सो 1 and 2 स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। फाइन, नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द पॉलिटिकल कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। अब हम इसके पॉलिटिकल कॉजेज देखेंगे कि क्या कारण थे जो कि ये रिवोल्ट हुआ। द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड डलहौजी, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की जो पॉलिसी थी वो इंट्रोड्यूस की थी लॉर्ड डलहौजी ने। अंडर दिस पॉलिसी इंडियन रूलर्स विदाउट नेचुरल आयर्स वर अलाउड टू अडॉप्ट आयर्स एंड कंटिन्यू देयर रूल। इसका मतलब ये है जो इंडियन रूलर्स है अगर उनका कोई वारिस नहीं है सो वो अडॉप्ट कर सकते हैं किसी बच्चे को एंड देन वो अपना वारिस उसे डिक्लेयर कर सकते हैं और अपना रूल जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। क्या ऐसा कुछ था? जी नहीं, ऐसा नहीं था। इंडियन रूलर्स जो थे उनको ये इजाज़त नहीं थी कि वो अलाउ मतलब कि जो अडॉप्टेड जो उनके किड्स होंगे वो उनको अपना वारिस डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। फाइन, द एनेक्सेशन ऑफ झांसी एंड सतारा क्रिएटेड रिसेंटमेंट अमंग इंडियन रूलर्स। झांसी एंड सतारा जो है इसको भी एनेक्स कर दिया गया था। सो इससे भी काफ़ी ज़्यादा जोश, काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था इंडियन रूलर्स में। सो ये भी आपका स्टेटमेंट करेक्ट है। 1 and 3 आपका करेक्ट हो जाता है। फाइन, सो आंसर भी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इकोनॉमिक कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। अब कुछ इकोनॉमिक कॉजेज हम देख लेते हैं। हैवी लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स कॉज्ड डिस्ट्रेस अमंग पीजेंट्स। काफ़ी ज़्यादा लैंड रेवेन्यू हो रहा था, हैवी लैंड रेवेन्यू था और उससे जो पेजेंट्स थे, जो फार्मर्स थे, किसान थे, उनके बीच में काफ़ी डिस्ट्रेस का माहौल था। ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज डिक्लाइन ड्यू टू ब्रिटिश पॉलिसीज़, ये भी ठीक है एंड ये भी ठीक है। थर्ड है जमींदार्स वर कम्प्लीटली प्रोटेक्टेड अंडर ब्रिटिश रूल। नहीं, जमींदार्स को कोई प्रोटेक्शन नहीं मिली थी। ठीक है, सो आपका 1 and 2 स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इमीडिएट कॉज। अब हम इमीडिएट कॉज देखते हैं कि इमीडिएट कॉज क्या था इस रिवोल्ट का। द न्यू एनफील्ड राइफल कार्ट्रिजेस वर रूमर्ड टू बी ग्रीस्ड विद काउ एंड पिग फैट। जो उनकी राइफल्स थी ना तो ये र्यूमर था, र्यूमर नहीं था, ये सच था कि उसमें जो कार्ट्रिजेस थी, जो राइफल्स थी वो
काउ एंड पिग फैट में था, ठीक है। काउ जो है वो एक सेक्रेड एनिमल है फॉर हिंदूज एंड पिग जो है वो प्रोहिबिटेड है इन इस्लाम। सो हिंदूज एंड मुस्लिम्स दोनों के जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स है वो इसके साथ जुड़े हुए थे। तो जो पहला स्टेटमेंट है वो ठीक है। सोल्जर्स हैड टू बाइट द कार्ट्रिजेस बिफोर लोडिंग देम, ये भी ठीक है। द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफिशियली कन्फर्म द यूज़ ऑफ सच ग्रीव्स, नहीं, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऐसी स्टेटमेंट को क्या किया, डिक्लाइन कर दिया था, कन्फर्म नहीं किया था। सो 1 and 2 स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है। आंसर आएगा 1 and 2 ओनली। नेक्स्ट इज ये जो एनफील्ड राइफल जो कार्ट्रिज जो कंट्रोवर्सी हुई थी ना, यही एक इमीडिएट ट्रिगर था जो कि रिवोल्ट हुआ। फाइन। नेक्स्ट इज अब हमने देखना है इफेक्ट्स क्या थे रिवोल्ट ऑफ 1857 के, क्या इफेक्ट्स थे। द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंडेड इन इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल था वो इंडिया में एंड हो गया एंड उसके बाद जो ब्रिटिश क्राउन है वो स्टार्ट हो गया। पहला स्टेटमेंट ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ट्रांसफर्ड पावर टू द ब्रिटिश क्राउन, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1858 में, उसने जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो एंड हो गई एंड जो पावर थी वो ब्रिटिश क्राउन के पास चली गई, ये भी ठीक है। द मुगल एम्पायर वॉज रिस्टोर्ड आफ्टर द रिवोल्ट, नहीं, जब रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था और जो लीडर थे मेन बहादुर शाह सेकेंड जो हमने देखा, उनको रंगून में जेल में भेज दिया गया था एंड जो मुगल एम्पायर था वो पूरा डिक्लाइन हो गया। फाइन। 1 and 2 आपकी स्टेटमेंट्स जो है वो करेक्ट है। सो मुगल एम्पायर जो था वो एंड हो गया, बहादुर शाह सेकेंड को एग्जाइल कर दिया रंगून में एंड इस रिवॉल्ट की वजह से डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन रूल जो है इंडिया में स्टार्ट हो गया। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857। अब इस रिवॉल्ट के बाद जो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस हुई थी वो हमने देखनी है। द ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वॉज क्रिएटेड, एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ऑफिस बना दिया गया था। इंडियन सिविल सर्विस वॉज एबॉलिश्ड आफ्टर द रिवोल्ट, इंडियन सिविल सर्विस जो थी वो कंटिन्यू रही थी, वो एबॉलिश नहीं हुई थी रिवोल्ट के बाद। अ काउंसिल ऑफ एडवाइजर्स वॉज एस्टैब्लिश टू असिस्ट द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, एक काउंसिल ऑफ एडवाइजर्स रखा था, एस्टैब्लिश किया था ताकि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उनको हेल्प दी जाए, उनको असिस्ट किया जाए, उनका काम किया जाए। फाइन। सो 1 and 3 स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है इस क्वेश्चन की, आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लीडर्स ऑफ द रिवोल्ट। अब हमने देखना है लीडर्स के बारे में स्टेटमेंट्स, ठीक है। नाना साहिब एंड तांतिया तोपे लेड द रिवोल्ट एट कानपुर, ये करेक्ट है। जो नाना साहिब है एंड तांतिया तोपे हैं उन्होंने रिवोल्ट जो है वो कहाँ से एंटर था उनका, कानपुर से स्टार्ट किया था। रानी लक्ष्मीबाई वॉज वन ऑफ द प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ द रिवोल्ट एट झांसी, ठीक है। बेगम हजरत महल लेड द रिवोल्ट इन लखनऊ, बेगम हजरत महल ने कहाँ से स्टार्ट किया था, लखनऊ से। ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स जो हैं आपकी करेक्ट है। 1, 2 and 3 आपका आंसर। फाइन। नेक्स्ट इज अब हमने यहाँ पे देखना है ये लीडर्स है और ये इनके सेंटर्स है कि इन्होंने रिवोल्ट कहाँ से स्टार्ट किया था। अब देखना है कि कौन सा पेयर जो है वो करेक्ट है। मौलवी अहमदुल्ला शाह फैज़ाबाद, ये करेक्ट है। खान बहादुर खान बरेली, ये भी करेक्ट है। बख्त खान दिल्ली, ये भी करेक्ट है। तीनों के तीनों पेयर्स जो हैं ये करेक्ट है। फाइन। सो आपका 1, 2 and 3 आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अब हमने देखना है, अब हमारा रिवोल्ट का जो टॉपिक है यहाँ पे खत्म हो जाता है, हम नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं। सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन ऑन द राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, जो वेस्टर्न एजुकेशन है उसका क्या इम्पैक्ट हुआ इंडियन नेशनलिज्म पे। So Western education introduced Indians to modern ideas of liberty, equality and democracy. Western education की वजह से जो इंडियंस थे ना वो काफ़ी अवेयर हुए कि उनको काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल अवेयरनेस हुई। सो जैसे लिबर्टी है, इक्वालिटी क्या होती है, डेमोक्रेसी क्या है, इन आइडियाज़ से वो कैसे अवेयर हुए, ड्यू टू वेस्टर्न एजुकेशन, ये करेक्ट है। इट हेल्प्ड इंडियंस टू क्रिटिकली एग्जामिन कॉलोनियल रूल एंड इट्स इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। हाँ, इंडियंस को समझ आया कि इक्वालिटी है, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, ये ब्रिटिश हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ठीक है। सो काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल अवेयरनेस हुई इंडियंस में। वेस्टर्न एजुकेशन वॉज डेलिबरेटली इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश टू प्रमोट इंडियन नेशनलिज्म, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। ब्रिटिशर्स ने ऐसा नहीं, उनका ये एम था कि जो इंडियंस है उनके अंदर ये चीज़ प्रमोट हो, ठीक है। सो 3rd स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग है। 1 and 2 आपका करेक्ट है। फाइन। नेक्स्ट इज
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रोल ऑफ प्रेस। अब हमने देखना है कि जो इंडियन नेशनलिज्म का जब राइज हो रहा था, सो जो प्रेस है उसका क्या रोल था। न्यूज़पेपर्स हेल्प्ड इन स्प्रेडिंग पॉलिटिकल अवेयरनेस अमंग इंडियंस, ठीक है, इंडियंस में काफ़ी ज़्यादा जागरूकता आई। द कॉलोनियल गवर्नमेंट अटेम्प्टेड टू कंट्रोल द प्रेस थ्रू रिस्ट्रिक्टिव लॉज। हाँ, जो आपका एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था 1878 में, सो काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स कर रही थी गवर्नमेंट कि वो कंट्रोल कर सके प्रेस को, ठीक है। द प्रेस मेनली सपोर्टेड ब्रिटिश पॉलिसीज़ इन इंडिया। जो प्रेस है वो सपोर्ट कर रही थी ब्रिटिश पॉलिसीज़ को, ये रॉन्ग है, आपका 1 and 2 स्टेटमेंट करेक्ट है, फाइन। नेक्स्ट इज, एंड हाँ, ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है जैसे कि केसरी, अमृता बाज़ार पत्रिका, द हिंदू, इन्होंने इन न्यूज़पेपर्स में काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन स्प्रेडिंग नेशनलिस्ट आइडियाज़। एंड ब्रिटिश ने काफ़ी मतलब कि उनके एफर्ट्स थे, सप्रेस किया है मीडिया को, कैसे, थ्रू वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जो आगे हम देखेंगे। नेक्स्ट इज इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, 1883 की जो इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी है, अब हम इसके बारे में देखेंगे। सो इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी क्या थी? इट प्रपोज टू अलाउ इंडियन जजेस टू ट्राई यूरोपियन ऑफेंडर्स। सो जो इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी थी, इसमें यह था कि जो इंडियन जजेस हैं वो यूरोपियंस को उनका भी ट्रायल कर सकते हैं। इट फेस स्ट्रॉन्ग अपोजिशन फ्रॉम यूरोपियंस इन इंडिया। सो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिला इसे इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी को, क्योंकि इंडियंस को काफ़ी इन्फीरियर समझा जाता था। सो जो यूरोपियंस थे वो ये समझते थे, ये सोचते थे कि हम सुपीरियर है, इंडियंस हमें कैसे जज कर सकते हैं, फाइन। तो पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है एंड सेकंड भी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। थर्ड स्टेटमेंट भी है, द कंट्रोवर्सी एक्सपोज्ड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन ब्रिटिश रूल, ये भी ठीक है। सो तीनों स्टेटमेंट्स आपकी यहाँ पे करेक्ट है, आंसर आपका सी है, 1, 2 and 3। एंड ये इंपॉर्टेंट है कि लॉर्ड रिपन के टाइम पे जो इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी है वो लॉर्ड रिपन के टाइम पे इंट्रोड्यूस हुई थी, फाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूटेड टू द राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। सो ऐसी कौन सी इकोनॉमिक पॉलिसीज थी ब्रिटिश की जिसकी वजह से जो इंडियन नेशनलिज्म है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा था? एक्सपेंशन ऑफ इंडियन बैंकिंग, एनकरेजमेंट ऑफ विलेज इंडस्ट्रीज, प्रमोशन ऑफ इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज, या फिर ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया। द करेक्ट आंसर इज ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया। इंडिया से काफ़ी ज़्यादा जो वेल्थ है वो जा रही थी। सो ये एक क्या था, एक मेजर रीज़न था फॉर द राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। एंड ये जो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी है ना, ये दी हुई है दादा भाई नौरोजी ने। एंड इसमें क्या था, इस थ्योरी में हाईलाइट किया गया, बताया गया इंडियंस को कि इकोनॉमिकली कितना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हमें यहाँ पे कर रहे हैं ब्रिटिशर्स, एंड पॉवर्टी कितनी ज़्यादा हो रही है इंडिया में। और इससे क्या हुआ, इंडियंस के बीच में जो पॉलिटिकल अवेयरनेस है वो क्रिएट की गई, फाइन। नेक्स्ट इज, द थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ वॉज एक्सप्लेन्ड इन विच बुक। अब ये जो थ्योरी है ड्रेन ऑफ वेल्थ, ये कौन सी बुक में एक्सप्लेन की गई? द करेक्ट आंसर इज पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इंपॉर्टेंट है बुक का नाम, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी ने ये लिखी हुई है। सो इस वाली बुक में ड्रेन ऑफ वेल्थ जो थ्योरी है वो एक्सप्लेन की गई है अच्छे से, फाइन। Next is, which British Act allowed Indians to enter the civil services through open competition? So कौन सा ब्रिटिश एक्ट था जिसमें इंडियंस को अलाउ किया गया कि वो सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे सकते हैं थ्रू ओपन कंपटीशन? मतलब कब इंट्रोड्यूस किया सिविल सर्विसेज? चार्टर एक्ट 1853, 1833, 1813, या फिर पिट्स इंडिया एक्ट 1784। सो द करेक्ट आंसर इज चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में इंट्रोड्यूस किया कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, किसके लिए? फॉर इंडियंस, फॉर सिविल सर्विसेज इंडियंस के लिए, ठीक। Next is, the Vernacular Press Act 1878 was passed during the Viceroyalty of। Vernacular Press Act 1878 में जब पास किया गया था तब उस टाइम पे वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड डेलहाउसी, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन। द करेक्ट आंसर इज लॉर्ड लिटन, ठीक है, ये आपने याद रखना है। लॉर्ड लिटन ने पास किया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। और अगर पूछा जाए रिपील किसने किया था, मतलब एबॉलिश किसने किया था, तो लॉर्ड रिपन ने क्या किया था, इसको रिपील, ठीक। नेक्स्ट इज, सो जो इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर्स थे उनको सप्रेस किया था, इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में रोक लगाई गई थी, एंड देन इसको बाद में रिपील कर दिया बाय लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट इज, कंसिडर दी फॉलोइंग पेयर्स। अब हमने यहाँ पे कुछ एसोसिएशन है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले बनी हुई हैं, ये इंपॉर्टेंट है। सो मैंने आपको एक ही क्वेश्चन में यहाँ पे ही कवर कर दिया है, ठीक है।
पूना सार्वजनिक सभा जो है उसके फाउंडर है महादेव गोविंद रानडे, ये करेक्ट है। महादेव गोविंद रानडे एक की प्रोमिनेंट नाम है, इनके साथ साथ कुछ और नाम भी है लेकिन ये इंपॉर्टेंट नाम है, सो मैंने यहाँ पे एक ही नाम लिखा है। पूना सार्वजनिक सभा जो है वो इन्होंने फाउंड की थी। इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बैनर्जी एंड आनंद मोहन बोस, ये भी करेक्ट है, ठीक है। सो जो पूना सार्वजनिक सभा है वो महादेव गोविंद रानडे ने फाउंड की थी, ठीक है। इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बैनर्जी एंड आनंद मोहन बोस, ये भी आपका ठीक है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के साथ 3 नाम इंपॉर्टेंट है, फिरोज शाह मेहता, केटी तेलांग एंड बदरुद्दीन तैयबजी, ये भी करेक्ट है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन इन तीनों ने फाउंड की थी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट वाज फाउंडेड बाय दादा भाई नौरोजी, सो आपके 4 के 4 जो पेयर्स है वो करेक्ट है, ठीक है। 1, 2 एंड 3, 4 आपका करेक्ट हो जाता है। एंड अब हम देखेंगे जैसे कि पहला है आपका पूना सार्वजनिक सभा, ठीक है। ये हुई थी 1867, 1870। कुछ सोर्सेज में जो पूना सार्वजनिक सभा है उसका ईयर मेंशन है 1867 एंड कुछ सोर्सेज में 1870, सो मैंने यहाँ पे दोनों मेंशन कर दिए और ये पूना में फाउंड की गई थी। नेक्स्ट आपकी है इंडियन एसोसिएशन जो कि सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस ने फाउंड की थी, कहाँ पे, कैलकाटा में 1876 में। एंड देन नेक्स्ट आ जाती है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, जो 3 नाम है, फिरोज शाह मेहता, केटी तेलांग एंड बदरुद्दीन तैयबजी, 1885 बॉम्बे में। एंड उसके बाद आपका है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी, वो हुई थी 1866 लंदन में। फाइन, इनके ईयर एंड इनकी जो प्लेसेस है ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज, अब हमने देखना है ये स्टेटमेंट्स है रिगार्डिंग, किसके रिगार्डिंग है ये, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885 के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स है, अभी हम ये देखेंगे। आईएनसी जो है वो फाउंड की थी ए.ओ. ह्यूम, ये भी करेक्ट है। द फर्स्ट सेशन ऑफ द कांग्रेस वाज ओरिजिनली प्लान टू बी हेल्ड इन पुणे, एब्सोल्युटली। जो फर्स्ट सेशन है उसको रखा गया था कि वो पुणे में होगा फर्स्ट सेशन, बट ड्यू टू कॉलरा, उसके रीजंस की, जो पुणे में जो कॉलरा हुआ था, सो उस वजह से बॉम्बे में इसको शिफ्ट कर दिया गया था। सो जो तीनों स्टेटमेंट्स है वो आपकी करेक्ट हो जाती हैं, ठीक है। 1, 2, 3 आपका करेक्ट है। नेक्स्ट इज, अब हमने देखना है फर्स्ट सेशन ऑफ आईएनसी, ठीक है। जो फर्स्ट सेशन हुआ था आईएनसी, इसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। द फर्स्ट सेशन वाज हेल्ड एट द गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज इन बॉम्बे। फर्स्ट सेशन जो है बॉम्बे में हुआ था, कहाँ पे हुआ था, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। प्रिजाइड किसने किया था, दादा भाई नौरोजी ने, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है आपकी। 72 डेलीगेट्स अटेंडेड दी सेशन, ये आपकी ठीक है। जो ये लिखा है ना यहाँ पे, दादा भाई नौरोजी ने ही इसको प्रिजाइड किया था वोमेश चंद्र बैनर्जी ने, फर्स्ट सेशन ऑफ द कांग्रेस। फाइन, तो आपका 1 एंड 3 जो है आपका ये करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन ए, ठीक। प्रिजाइड किसने किया था, वोमेश चंद्र बैनर्जी, नाम आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज, इन विच आईएनसी सेशन वॉज दादा भाई नौरोजी इलेक्टेड प्रेसिडेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। दादा भाई नौरोजी जो हैं इन्होंने फर्स्ट टाइम कौन से आईएनसी सेशन में प्रिजाइड किया है, 1887 मद्रास, लाहौर, कैलकाटा या फिर नागपुर। सो जो इनका फर्स्ट सेशन था आईएनसी का वो कौन सा था, इट वॉज 1893 लाहौर, ठीक है। तो 1886 कैलकाटा इनका फर्स्ट सेशन रहा है, ठीक है। दादा भाई नौरोजी ने 1886 कैलकाटा में फर्स्ट सेशन इनका हुआ था, ठीक है। और ये अगर देखा जाए आईएनसी का ये सेकंड सेशन था, ठीक है। 1885 में बॉम्बे में फर्स्ट सेशन था आईएनसी का, प्रिजाइडेड बाय WC बैनर्जी। सेकंड सेशन जो था आईएनसी का वो हुआ था 1886 नेक्स्ट ईयर कैलकाटा में, जो कि दादा भाई नौरोजी ने फर्स्ट टाइम प्रिजाइड किया था। फाइन, नेक्स्ट इज, हु प्रिजाइडेड ओवर द 1887 मद्रास सेशन ऑफ आईएनसी। अब ये जो 1887 मद्रास सेशन है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये किसने प्रिजाइड किया था, द करेक्ट आंसर इज बदरुद्दीन तैयबजी ने प्रिजाइड किया था 1887 का मद्रास सेशन, एंड ये फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट रहे हैं आईएनसी के, ठीक है, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट। नेक्स्ट इज 1896 आईएनसी सेशन इज फेमस फॉर। 1896 में जो आईएनसी सेशन हुआ था वो क्यों इतना फेमस था, क्योंकि उस सेशन में फर्स्ट टाइम वंदे मातरम गाया गया था, ठीक है। एंड ये कहाँ पे हुआ था, कैलकाटा में हुआ था। 1896 का कांग्रेस का सेशन कैलकाटा में हुआ था, प्रिजाइड किया था रहीमतुल्ला सयानी ने। फाइन, नेक्स्ट इज, अब हमने देखना है स्टेटमेंट्स है हमारी रिगार्डिंग दी 1906 सेशन ऑफ आईएनसी। आईएनसी का जो 1906 का सेशन है ये भी इंपॉर्टेंट है।
सो इसकी स्टेटमेंट्स ये है, इट वॉज हेल्ड इन कलकत्ता, फाइन, ये ठीक है। द डिमांड फॉर स्वराज वॉज अडॉप्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम, ये भी करेक्ट है। जो स्वराज है उसकी डिमांड पहली बार रखी गई थी, ठीक है, यहीं पे रखी गई थी, 1906 में रखी गई थी कलकत्ता में। एंड इट वॉज प्रिजाइडेड बाय दादा भाई नौरोजी, ये भी करेक्ट है। इससे पहले हमने देखा कि दादा भाई नौरोजी ने 1886 कलकत्ता में फर्स्ट सेशन किया था और सेकंड सेशन उनका यहाँ पे हुआ है, ठीक है, 1906 सेशन यहाँ पे हुआ है। एंड इससे पहले भी एक हुआ है। कुल मिला के 3 बार इन्होंने कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे हैं, आईएनसी के 3 बार ये प्रेसिडेंट रहे हैं, फाइन। सो हमारी जो है ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स जो है आपकी करेक्ट है, 1, 2 एंड 3 आपका आंसर है, फाइन। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग 1907 सूरत सेशन। 1907 सूरत सेशन के कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हम देख लेते हैं। द सेशन विटनेस अ स्प्लिट बिटवीन मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। 1907 जिसे सूरत स्प्लिट भी कहते हैं, यहाँ पे जो मॉडरेट्स हैं और जो एक्सट्रीमिस्ट हैं दोनों के बीच में क्या हुआ, स्प्लिट हो गया, अलग हो गए। बाल गंगाधर तिलक वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द सेशन, ये रॉन्ग है। द स्प्लिट वीकेंड द कांग्रेस फॉर सेवरल ईयर्स, जब ये दोनों अलग अलग हो गए तो इससे कांग्रेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा वीक, कमज़ोर पड़ गई फंक्शनिंग में। सो आपका जो 1 एंड 3 स्टेटमेंट है वो यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है, 1 एंड 3 ओनली, फाइन। एंड 1907 का जो सूरत सेशन है वो किसने प्रिजाइड किया था, बाय रास बिहारी घोष। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग 1916 लखनऊ सेशन। लखनऊ सेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे एक अग्रीमेंट हुआ था, लखनऊ पैक्ट हुआ था। मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट रीयूनाइटेड, यहाँ पे ये फिर से मिल गए थे, रीयूनाइट हो गए थे। कांग्रेस एंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग रीच्ड एन अग्रीमेंट नोन एज लखनऊ पैक्ट। सो कांग्रेस एंड जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है इनके बीच एक अग्रीमेंट हो गया था। एंड इसको प्रिजाइड किसने किया था, अंबिका चरण मजूमदार। आपके तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट हैं, फाइन, 1, 2 एंड 3 आपका करेक्ट है। हु बिकेम द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। आईएनसी की जो फर्स्ट वुमन, पहली जो महिला प्रेसिडेंट रही हैं वो कौन रही हैं, द करेक्ट आंसर इज एनी बेसेंट जो है वो फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट रही हैं। और कौन सा सेशन इन्होंने प्रिजाइड किया है, 1917 का कलकत्ता सेशन प्रिजाइड किया है किसने, एनी बेसेंट ने। एंड और अगर ये पूछा जाए फर्स्ट इंडियन वुमन प्रेसिडेंट कौन रही हैं, फर्स्ट वुमन एनी बेसेंट, फर्स्ट इंडियन वुमन ऑफ आईएनसी, फर्स्ट इंडियन वुमन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी कौन है, सरोजनी नायडू, जिन्होंने 1925 का कानपुर सेशन प्रिजाइड किया था। सो यहाँ पे आपके 2 क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो जाते हैं, ठीक है। द 1919 सेशन ऑफ आईएनसी कंडेम विच ट्रैजिक इवेंट। 1919 में जो सेशन हुआ था कांग्रेस का, सो इस सेशन में कौन से एक्ट को कंडेम किया गया, कौन से एक्ट को क्रिटिसाइज किया गया, जलियांवाला बाग मैसेक्योर, पार्टीशन ऑफ बंगाल, रॉलेट एक्ट या फिर साइमन कमीशन। सो आपका जो करेक्ट आंसर है डैट इज जलियांवाला बाग, जो कि 1919 में हुआ था, ठीक है, 14 अप्रैल को। और ये कहाँ पे हुआ था, जो सेशन हुआ था 1919 का, ये हुआ था अमृतसर में। और प्रिजाइड किसने किया था, ये भी इंपॉर्टेंट है, मोतीलाल नेहरू। सो गाइस हमारे यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस अभी तक हुए हैं ना, 26 क्वेश्चंस वी हैव कवर्ड सो फास्ट, बहुत क्विकली हमने कवर किया है यहाँ पे। क्लास अगर आपको अच्छी लगती है ना, सो आप लाइक कर देना, ठीक है। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है आप लाइक कर दिया करें। अभी तक आपसे मैंने नहीं कहा है लाइक करने को, बट अगर आप यहाँ तक आए हैं तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें, बिकॉज यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेटिव क्लासेस ऐसे ही मिलती जाएंगी। मॉर्निंग में भी हमने एक क्लास की थी और अभी भी हम एक यहाँ पर क्लास कर रहे हैं। So next question is, which session of INC was presided over by महात्मा गांधी? So INC का कौन सा सेशन है जो महात्मा गांधी ने प्रिजाइड किया है? 1920 नागपुर सेशन, 1929 लाहौर सेशन, 1924 बेलगाम सेशन या फिर 1927 मद्रास सेशन। द करेक्ट आंसर इज 1924 बेलगाम सेशन जो है वो प्रिजाइड किया था महात्मा गांधी ने। एंड ये इकलौता सेशन है, एक ही सेशन को प्रिजाइड किया है गांधी जी ने, डैट इज 1924 का बेलगाम सेशन। और ये कर्नाटका में एक विलेज है बेलगाम, फाइन। नेक्स्ट इज, अब हमने देखना है 1929 का लाहौर सेशन। इट डिक्लेयर्ड पूर्ण स्वराज एज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कांग्रेस, कि कांग्रेस का ऑब्जेक्टिव क्या था, पूर्ण स्वराज। इट वॉज प्रिजाइडेड बाय जवाहरलाल नेहरू, करेक्ट है। जनवरी 26 जनवरी 1930 1930 वॉज डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस डे, कि ये डिक्लेयर किया गया था इंडिपेंडेंस डे। तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स जो हैं आपकी यहाँ पे करेक्ट है, 1, 2 एंड 3।
नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स इज नॉट कंसिडर्ड अ मॉडरेट लीडर। सो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट कौन थे वो हम देखेंगे आगे। सो इनमें से आपने बताना है कि जो मॉडरेट लीडर है वो इनमें से कौन से नहीं है, मतलब कि एक ऑप्शन है जो मॉडरेट नहीं है, बाकी तीनों मॉडरेट लीडर्स हैं। फिरोज शाह मेहता, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि पॉलिटिकल गुरु हैं, महात्मा गांधी जी के रहे हैं। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। सो यहाँ पे देखना है हमने नॉट कंसिडर्ड। द करेक्ट आंसर इज बाल गंगाधर तिलक जो हैं वो मॉडरेट लीडर नहीं है, ही वॉज एन एक्सट्रीमिस्ट लीडर। फाइन। नेक्स्ट इज द मॉडरेट्स बिलीव्ड इन अचीविंग पॉलिटिकल गोल्स थ्रू विच मेथड्स। तो जो ये जो मॉडरेट्स थे ना, इनका क्या एम था, ये क्या इनके मेथड्स थे? इनके मेथड्स क्या थे? पेटिशन, प्रेयर एंड प्रोटेस्ट। 3 P's, पेटिशन, प्रेयर एंड प्रोटेस्ट, मतलब कि बहुत आराम से, बहुत धीरे धीरे, कोई वायलेंस नहीं, ठीक है, कोई एक्शन नहीं। सो इनका पेटिशन, प्रेयर करना, प्रोटेस्ट करना, मीटिंग्स करना, ठीक है। सो ये सब इनके मेथड्स थे। विच मॉडरेट लीडर सर्व्ड एज प्रेसिडेंट ऑफ INC थ्राइस। ये आपको मैंने बता दिया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को 3 बार प्रिजाइड किया है। कौन से मॉडरेट लीडर ने? दादा भाई नौरोजी ने। फाइन। कौन कौन सेशन में किया है? 1886 कैलकटा सेशन जहाँ पे, ठीक है, और नेक्स्ट इज 1893 लाहौर सेशन, 1906 कैलकटा सेशन। नेक्स्ट इज व्हाट वाज द प्राइमरी मेथोडोलॉजिकल अप्रोच ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट 1905 to 1918। एक्सट्रीमिस्ट है ये, इनका रूल यहाँ तक रहा है, मतलब यहाँ तक ये रहे हैं, 1905 से लेकर 1918 तक एक्सट्रीमिस्ट जो है वो रहे हैं। सो कौन सा इनका अप्रोच था, क्या इनके मेथड्स थे ब्रिटिश के साथ, ब्रिटिश रूल के साथ डील करने के लिए? स्वदेशी की इंडिजिनियस गुड्स को अपनाएं, बाइकआउट करें बाकी जो फॉरेन गुड्स है, एंड पैसिव रेजिस्टेंस, ये इनके मेथड्स थे। फाइन। एंड ये इंपॉर्टेंट है, जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स है इन्हें लाल बाल पाल, ये ट्रायो है, कहा जाता है। मतलब कि लाल बाल पाल क्या है? लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, एंड पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल। और एक और है इनकी इंपॉर्टेंट है, ये भी औरबिंदो घोष, ये भी एक एक्सट्रीमिस्ट लीडर है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब द आइडियोलॉजिकल डिफरेंस। अब क्या डिफरेंस था इनके बीच में, किन के बीच में? मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट के बीच में। सो ये जो इनके डिफरेंसेस थे ना वो क्या थे? सो मॉडरेट्स बिलीव्ड इन ग्रेजुअल कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स विद इन द ब्रिटिश एम्पायर, कि क्या है कि धीरे धीरे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स होते रहें। फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाता है। एक्सट्रीमिस्ट डिमांडेड स्वराज एंड एडवोकेटेड मास एजिटेशन, ठीक है, ये भी आपका करेक्ट है। मॉडरेट स्ट्रांगली सपोर्टेड बाइकॉट एंड पैसिव रेसिस्टेंस एज प्राइमरी मेथड्स, मॉडरेट्स ने कभी सपोर्ट नहीं किया इसको, ठीक है। सो 1 and 2 आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स सिग्निफिकेंटली एक्सिलरेटेड द राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म इन इंडियन पॉलिटिक्स। सो ऐसे कौन से इवेंट्स हुए जिसकी वजह से जो राइज है एक्सट्रीमिज्म का वो काफ़ी ज़्यादा हो गया? द पार्टीशन ऑफ बंगाल जो 1905 में हुई थी, स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट जो 1905 पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद हुआ था, मॉडलेमेंटो रिफॉर्म्स ऑफ 1909। द करेक्ट आंसर इज 1 and 2, ठीक है। ये दो जो इवेंट्स हुए थे इसकी वजह से क्या हुआ? राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म। फाइन। 1 and 2 आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में हुई थी और अनाउंस किया था लॉर्ड कर्जन ने जुलाई 1905 में अनाउंस किया गया पार्टीशन ऑफ बंगाल, और इसको इम्प्लीमेंट कब किया गया? अक्टूबर 1905 में। एंड रीज़न ये दिया गया कि बंगाल काफ़ी एक ह्यूज एक स्टेट है, एक काफ़ी बड़ा एरिया है, काफ़ी पॉपुलेशन है। सो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ पे रूल गवर्न नहीं हो पा रहा है, इसीलिए यहाँ पे इसको डिवाइड कर दिया गया, ठीक है, ये रीज़न दिया गया। बट रीज़न जो एग्जैक्ट रीज़न था वो था डिवाइड एंड रूल। इट अटेम्प्टेड टू डिवाइड हिंदूज एंड मुस्लिम्स ऑन कम्युनल लाइन्स, ये भी ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट इज इट एम टू वीकेन द ग्रोइंग नेशनलिस्ट मूवमेंट इन बंगाल। बंगाल में जो नेशनलिस्ट मूवमेंट ग्रो हो रही थी उसको भी वीक कर दिया गया, ये भी आपका ठीक है। 1, 2 and 3 आपकी करेक्ट स्टेटमेंट्स हो जाती हैं। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग, अब ये जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ उसके अपोजिशन में उसके लिए क्या रिएक्शन आया? द एंटी पार्टीशन मूवमेंट लेड टू द लॉन्च ऑफ स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट स्टार्ट हो गई, ये भी करेक्ट है। द मूवमेंट रिमेन्ड लिमिटेड ओनली टू बंगाल एंड डिड नॉट स्प्रेड टू अदर रीजन्स, ये रॉन्ग है। ये जो एंटी पार्टीशन मूवमेंट थी ये काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हुई। नेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस वर एस्टैब्लिश एज पार्ट ऑफ द मूवमेंट, ये भी आपका करेक्ट है। सो 1 and 3 आपका करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन बी।
नेक्स्ट इज, अब हमने देखना है पार्टीशन ऑफ बंगाल एजिटेशन के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स। रविंद्रनाथ टैगोर एनकरेज पीपल टू सेलिब्रेट रक्षाबंधन एज अ सिंबल ऑफ यूनिटी। ये भी करेक्ट है आपका कि रविंद्रनाथ टैगोर ने बताया, लोगों को बोला कि आप राखी का एक त्यौहार है वो आप सेलिब्रेट करो, इससे क्या होगा, यूनिटी रहेगी सब में। द डे ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पार्टीशन वॉज ऑब्जर्व्ड एज अ डे ऑफ मोर्निंग इन बंगाल। मतलब सोग मनाया गया, जब किसी की डेथ हो जाती है, कुछ ऐसा लॉस हो जाता है तो सोग मनाते हैं। सो ऐसा ही एक डे ऑफ मोर्निंग बंगाल में मनाया गया जिस दिन ये इम्प्लीमेंट हुआ अक्टूबर में। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये भी ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी वॉज वन ऑफ द प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ द एंटी पार्टीशन मूवमेंट। ये भी आपका करेक्ट है। सो 1, 2 एंड 3 कौन सी डेट है, ये इंपॉर्टेंट है। 16 अक्टूबर 1905 वॉज ऑब्जर्व्ड एज अ डे ऑफ मॉर्निंग। फाइन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एनलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। अभी जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई थी 1905 में, इसको एनल कब कर दिया गया था, 1911 में। कहाँ पे, ड्यूरिंग दी दिल्ली दरबार, जब किंग जॉर्ज फिफ्थ जो है वो इंडिया आए थे, दिल्ली आए थे, और यहाँ पे इन्होंने अनाउंस किया कि जो पार्टीशन ऑफ बंगाल है उसको एनल कर दिया गया। और इस एनलमेंट के बाद जो कैपिटल था ब्रिटिश इंडिया का वो शिफ्ट कर दिया गया फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली। फाइन। सो आपके तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट हैं, 1, 2 एंड 3। फाइन, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट इवेंट्स इन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। अब हमने इंपॉर्टेंट इवेंट्स भी आपके सिलेबस में टॉपिक है, तो अब हम देखते हैं। द बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट इन 1757 बिटवीन फोर्सेस ऑफ सिराज उद दौला एंड ईस्ट इंडिया कंपनी लेड बाय रॉबर्ट क्लाइव। सो बैटल ऑफ प्लासी जो है वो हुई थी 1757 में। किन के बीच में हुई थी, सिराज उद दौला एंड ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव। यहाँ पे सिराज उद दौला को यहाँ पे इन्होंने धोखे से यहाँ पे हरा दिया था, ठीक है। उनके अपने जो लोग थे उन्होंने ही इन्हें धोखा दिया था। द बैटल ऑफ बक्सर टुक प्लेस आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ बक्सर जो है वो बैटल ऑफ प्लासी से पहले हुई थी, ये आपका रॉन्ग है। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुई थी एंड बक्सर जो है ना वो आपकी 1764 में हुई थी, वो पहले बाद में हुई थी, ठीक है, पहले नहीं हुई थी। आपका यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट है, पहला यहाँ पे करेक्ट है, सेकंड यहाँ पे रॉन्ग है। द विक्ट्री एट बक्सर एनेबल द ईस्ट इंडिया कंपनी टू ऑब्टेन द दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड ओडिशा, ये आपका ठीक है। जब जो बैटल ऑफ बक्सर हुई थी यहाँ पर भी ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई थी, और 1764 के बाद नेक्स्ट ईयर इन्हें दीवानी राइट्स भी मिल गए, कहाँ कहाँ के, बंगाल, बिहार एंड ओडिशा के। फाइन। सो यहाँ पे आपका 1 एंड 3 स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। बैटल ऑफ बक्सर आपको मैंने बताया 1764, और 1765 में जो इन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स मिले थे वो किसने दिए थे, मुगल एम्परर तब जो थे, यहाँ पे मुगल एम्परर है, ठीक है। मुगल एम्परर कौन थे, शाह आलम सेकेंड, जिन्होंने दीवानी राइट्स दे दिए। नाउ कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स, ठीक है। अब हमने देखना है कि पहला कौन सा इवेंट हुआ है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ INC जो हुआ है वो 1885 में है, ठीक है। पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906। सो आपका 1, 2 एंड 3 यानी कि ए ऑप्शन ठीक है, ठीक। कहाँ पे हुई थी ये, ढाका में हुई थी मुस्लिम लीग। नेक्स्ट इज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। फाइन। इट वॉज लॉन्च्ड इन 1920 बाय महात्मा गांधी, इट इज़ करेक्ट। इट वॉज विदड्रॉन आफ्टर द चौरी चौरा इंसिडेंट इन 1922 में, जो इंसिडेंट हुआ था चौरी चौरा, जहाँ पे जो पुलिस स्टेशन है उसको आग लगा दी थी एंड काफ़ी लोग जो है वहाँ पे वो उनकी डेथ हो गई थी। ये भी आपका करेक्ट है कि इस इंसिडेंट के बाद जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विदड्रॉ कर दिया था गांधी जी ने। द चौरी चौरा इंसिडेंट ऑकर्ड इन उत्तर प्रदेश, ये भी आपका ठीक है। तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट हो जाती हैं। With reference to important events of freedom struggle, consider the following statements. Dandi March began in March 1930 from Sabarmati Ashram. मार्च 1930 में डांडी मार्च को स्टार्ट कर दिया गया था, कहाँ से, साबरमती आश्रम से गांधी जी ने स्टार्ट किया था, ये ठीक है। It was launched to protest against the salt टैक्स इम्पोज बाय द ब्रिटिशर्स ने जो इम्पोज किया था सॉल्ट टैक्स, उसके अगेंस्ट था, ये भी ठीक है। द मार्च एंडेड एट डांडी ऑन द अरेबियन सी कोस्ट, ये भी आपका करेक्ट है। स्टार्ट हुआ था साबरमती आश्रम से, एंड हुआ डांडी गुजरात में। आपका तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स जो है यहाँ पे करेक्ट हैं। फाइन। डांडी मार्च स्टार्ट कहाँ से हुआ था, 12 मार्च टू 6 अप्रैल से, ठीक है। तो ये है आपकी डेट। स्टार्ट हुआ था 12 मार्च एंड एंड 6 अप्रैल। स्टार्ट साबरमती आश्रम एंड डांडी गुजरात, जहाँ पे गांधी जी ने सॉल्ट लॉ को ब्रेक कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
अब हमने इन इवेंट्स को अरेंज करना है इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। लॉन्च ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एडॉप्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सो जो आपका क्विट इंडिया मूवमेंट है ना, ये है 1942, इंटरिम गवर्नमेंट 1946। ठीक है, एंड उसके बाद क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कब किया गया था, 1949। सो 1, 2 एंड 3 आपका आंसर है। फाइन। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया हेल्ड इट्स फर्स्ट मीटिंग इन विच ईयर? जो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसकी फर्स्ट मीटिंग जो है वो कौन से साल में हुई थी? इट इज़ 1946। फर्स्ट मीटिंग जो है 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और यहाँ पे जो टेम्प्रेरी चेयरमैन थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। इनको डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था ड्यू टू बिकॉज ऑफ अ फ्रेंच प्रैक्टिस कि जो सबसे एल्डेस्ट मेंबर होगा उसे चेयरमैन बना देंगे। सो इन्हें यहाँ पे चेयरमैन बना दिया गया था टेम्प्रेरी। ठीक है, एंड उसके बाद जो परमानेंट थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अब आपने आंसर भी देख लिया है यहाँ पे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन विच डेट? कौन सी डेट को जो हमारा संविधान है वो लागू हुआ? तो इट इज़ 26 जनवरी 1950। फाइन। अडॉप्ट किया था 26 नवंबर 1949 को, और ये लागू कब हुआ, फोर्स में कब आया? 26 जनवरी 1950 को। और ये डेट जो है ना 26 जनवरी 1950, ये क्यों चूज़ की थी? बिकॉज यहाँ पे जो पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी 1930 में लाहौर सेशन में, उसको उस पूर्ण स्वराज को कॉमोमरेट करने के लिए, रिमेम्बरेंस के लिए ये डेट चूज़ की गई थी। फाइन। सो गाइज, ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। एंड अगर आपको हमारी पीडीएफ चाहिए, इसकी पीडीएफ आपको नंबर मिल जाएगा 7006813682। आपको कमेंट्स में भी ये नंबर मिल जाएगा। एक छोटा सा स्मॉल नॉमिनल प्राइस से आपको पीडीएफ यहाँ पे मिल जाएंगी। और ये हमारा क्विज है, इसका आंसर आप सब कमेंट्स में देंगे। द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज बोरोड फ्रॉम? हमारे संविधान में जो डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट है वो हमने कहाँ से बोरो किया है? हमने आज मॉर्निंग में ये क्लास की हुई है। सो इसका आंसर आप सभी कमेंट्स में देंगे। एंड क्लास को लाइक कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड डू कमेंट योर जेन्युइन फीडबैक। फाइन। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।